नवंबर 1962 की काटने वाली ठंड में जब अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ धुंध में लिपटे हुए खड़े थे और पतली हवा मानव त्वचा को चाकू की तरह काट रही थी, एक साधारण भारतीय सैनिक ने साहस का ऐसा असाधारण अध्याय लिखा जिसे समय खुद मिटा नहीं पाया है। भारत चीन युद्ध उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी में भयंकर रूप से चल रहा था और तवांग के पास बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां निरंतर युद्ध का मंच बन चुकी थी। उस अराजकता में गोलों, गोलियों और विदेशी भाषाओं में चिल्लाए जा रहे आदेशों की गूंज के बीच एक आदमी, 22 वर्षीय राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, 4वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का एक जवान, एक सेना के सामने अकेले खड़ा था। 72 घंटे तक बिना भोजन, बिना नींद और बिना भय के। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के शांत गांव बरैयू में जन्मे जसवंत हजारों अन्य पहाड़ी युवकों की तरह ही थे। सरल, मेहनती, कठिनाइयों के आदी और उस अनुशासन की लय के अभ्यस्त जो पहाड़ी जीवन सिखाता है। उन्होंने 1960 में भारतीय सेना ज्वाइन की, न प्रसिद्धि के लिए न इनाम के लिए, बल्कि इसलिए कि उनके लिए मातृभूमि की सेवा कोई विकल्प नहीं थी, बल्कि एक पुकार थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सिर्फ 2 सालों में उनका नाम किंवदंती बन जाएगा, जीवित रहकर नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रतिरोध के कार्य से जो इतना पूर्ण था कि उनकी मृत्यु भी उसे मौन नहीं कर सकी। 1962 की सर्दियां निर्मम थीं। भारत और चीन के बीच संघर्ष खुले युद्ध में बदल चुका था और भारतीय सैनिक धरती के कुछ सबसे कठोर इलाकों में तैनात थे। तवांग के पास नुरानांग नाम की जगह पर 4 गढ़वाल राइफल्स को अग्रिम चौकी की रक्षा का काम सौंपा गया था, जहां चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे थे। हालात बेहद कठिन थे, आपूर्ति कम थी, संचार टूट चुका था और मदद का कोई भरोसा नहीं था। फिर भी सैनिकों ने मोर्चा नहीं छोड़ा। उनका भरोसा एक दूसरे पर और उस तिरंगे पर टिका था जो पहाड़ी हवा में थरथरा रहा था। 17 नवंबर 1962 की सुबह के शुरुआती घंटों में, जब भोर की फीकी रोशनी धीरे धीरे चोटियों पर फैल रही थी, तब अचानक गोलाबारी की गड़गड़ाहट से सन्नाटा टूट गया। चीनी सेना, संख्या में कहीं अधिक, ने पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू किया। गोलियां ठंडी हवा को चीरती हुई गुजरी और जमीन धमाकों से कांप उठी। भारतीय मोर्चों में बैठे गढ़वाल राइफल्स के जवान अटूट साहस के साथ जवाबी फायरिंग करने लगे। घंटों तक वे लड़े, हमला दर हमला, लहर दर लहर। बर्फ के बीच की जमीन मिट्टी और खून से स्याह होती चली गई। इसी भयंकर मुठभेड़ के दौरान चीनी सेना की एक मीडियम मशीन गन वाली चौकी एक ऊंचे स्थान से घातक गोलियां बरसाने लगी, जिससे भारतीय सैनिक झुककर फंस गए। वो मौत का मैदान बन गया था। हर बार जब कोई सैनिक सिर उठाने की कोशिश करता, गोलियों की एक बौछार उसे वापस झुका देती। तभी राइफलमैन जसवंत सिंह ने लगभग आत्मघाती मिशन के लिए स्वयं सेवा की। लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई के साथ मिलकर उन्होंने तय किया कि उस मशीन गन को खामोश करना ही होगा। तीनों सैनिक पेट के बल रेंगते हुए गोलियों की वर्षा में पत्थरों पर रेंगते रेंगते इंच दर इंच आगे बढ़े। उनके दिल धड़क रहे थे, आंखें दुश्मन के मोर्चे पर टिकी थीं। राइफलों की ठंडी धातु उनकी हथेलियों से चिपकी हुई थी और गोलियों की आवाज ने बाकी सब कुछ डुबो दिया था। डर, दर्द और थकान सब भूल गए। वे दुश्मन की बंकर तक पहुंच गए और एक ही झटके में साहस के विस्फोट के साथ उन्होंने हमला कर दिया। चीनी गनक्रू अचानक हमले से हक्का बक्का रह गया। ग्रेनेड फटे और उस धुएं और धमाकों से भरे क्षण में मशीन गन की आवाज हमेशा के लिए थम गई।
लेकिन ये जीत भारी कीमत लेकर आई। नेगी और गुसाई शहीद हो गए। जसवंत घायल तो हुए, मगर जिंदा रहे और उन्होंने कब्जाई हुई मशीन गन को घसीटते हुए भारतीय मोर्चे तक वापस लाया। ये कहानी यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, उस वीरता के कार्य के साथ। लेकिन नियति ने जसवंत के लिए कुछ और महान तय कर रखा था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, चीनी सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला फिर शुरू कर दिया। गढ़वाल राइफल्स के जवान बहादुरी से लड़े, लेकिन हालात असंभव थे। आखिरकार पीछे हटने का आदेश दिया गया। पीछे हटने की अफरा तफरी में जसवंत सिंह ने अपना मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने साथियों की विनती के बावजूद उसने वहीं रहकर लड़ाई जारी रखने का फैसला किया, दुश्मन को रोके रखने के लिए, ताकि बाकी सैनिकों को फिर से संगठित होने का समय मिल सके। अकेले एक जमी हुई घाटी में, चारों तरफ दुश्मन सैनिकों से घिरे पहाड़ों के बीच, उसने खुद को एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार किया जिसे वो जीत नहीं सकता था। लेकिन जसवंत का आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं था। पास के इलाके में दो मोनपा जनजाति की लड़कियां रहती थीं, सेला और नूरा, जो भारतीय सैनिकों की मदद भोजन और जानकारी देकर कर रही थीं। जसवंत के दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर उन्होंने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। साथ मिलकर उन्होंने ऐसा भ्रम पैदा किया कि मानो एक पूरी पलटन अभी भी उस चौकी पर मौजूद है। जसवंत अलग अलग जगहों पर जाकर गोलीबारी करता। उसने जगह जगह राइफलें और पुतले रख दिए, ताकि दुश्मन को लगे कि कई सैनिक अब भी लड़ रहे हैं। सेला और नूरा उसकी मदद करती, गोलियां भरती, कारतूस लाती और इस चाल को बनाए रखती। हर बार जब चीनी सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश करते, उन्हें कई दिशाओं से गोलियों की बौछार मिलती, जैसे वहां दर्जनों सैनिक डटे हों। 72 घंटे तक यह घातक खेल चलता रहा। 3 दिन और 3 रातों तक जसवंत ने न ठीक से खाया न सोया, लेकिन उसकी आत्मा उस जलती हुई लौ की तरह थी जो तेज हवाओं में भी बुझने से इनकार करती है। राइफल की लगातार फायरिंग से उसकी उंगलियां छिल गई थीं। उसके होठ ठंड में फट चुके थे। वर्दी लहू और मिट्टी से लथपथ थी। फिर भी वो लड़ता रहा। हर बार जब चीनी सैनिक उसे घेरने की कोशिश करते, वो अपनी पोजीशन बदल देता। हर बार जब वे पास आने की कोशिश करते, वो जवाबी फायर करता। कहा जाता है कि उन घंटों में उसने 300 से अधिक दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। हालांकि आंकड़ों से कहीं ज्यादा मायने उस जज्बे का है जिसके बल पर एक अकेला इंसान पूरी सेना के सामने डटा रहा। चीनी सैनिक ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतने लंबे समय तक इतनी जबरदस्त जवाबी गोलीबारी आखिर कैसे हो सकती है। उन्हें शक होने लगा कि शायद अभी भी एक बड़ा भारतीय दल वहां मौजूद है। वे अपने हमलों की गति धीमी करने लगे और इस भ्रम ने भारतीय सेना को पीछे रीग्रुप होने के लिए कीमती वक्त दे दिया। नूरानांग के उस बर्फीले मोर्चे पर एक अकेले रक्षक की किंवदंती वहीं जन्मी। लेकिन वीरता की कीमत अक्सर इंसान से भी ज्यादा होती है। तीसरे दिन चीनी सैनिकों ने एक स्थानीय कुली को पकड़ लिया, जिसने जसवंत और उन दोनों लड़कियों को देखा था। पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई। वहां सिर्फ एक सैनिक था जिसे 2 नागरिक लड़कियां मदद कर रही थी। अपमान और क्रोध से भरे चीनी कमांडरों ने फैसला किया कि अब उसे हर हाल में खत्म किया जाएगा। उन्होंने एक संगठित जबरदस्त हमला किया, बंकरों पर बमबारी शुरू कर दी। कहा जाता है कि सेला गोला बारूद पहुंचाने की कोशिश में विस्फोट में मारी गई। नूरा को पकड़ लिया गया। अब पूरी तरह अकेले रह गए। जसवंत ने तब तक लड़ाई जारी रखी जब तक कि उसकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। घायल और घिरे हुए उसे मालूम था कि अब बंदी बनाया जाना तय है। अलग अलग विवरण हैं। कुछ कहते हैं कि वो दुश्मन की गोली से मारा गया, तो कुछ कहते हैं कि उसने बंदी बनने की बजाय अपनी ही राइफल से जान दे दी।
लेकिन असली बात ये नहीं कि वो कैसे मरा, बल्कि ये कि उसने कैसे जिया और आखिरी सांस तक कैसे लड़ा। जब आखिरकार चीनी सैनिक उसकी पोजीशन तक पहुंचे, उन्होंने एक जवान की लाश पाई। उसका शरीर टूटा हुआ, हाथों में राइफल अब भी थामी हुई, उसकी आंखें खुली थीं, उसके चारों ओर खाली कारतूस बिखरे थे। कहा जाता है कि उसकी वीरता से प्रभावित होकर चीनी सैनिकों ने उसका सिर भारतीय सेना को पूरे सैन्य सम्मान के साथ लौटाया। युद्ध की क्रूरता में ये एक अनोखा सम्मान था। भारतीय शिविर में जब ये खबर पहुंची कि एक जवान ने 3 दिन और 3 रातों तक अकेले लड़ाई लड़ी, तब पूरे देश ने एक नायक के लिए शोक मनाया। अपनी अतुलनीय बहादुरी के लिए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। लेकिन उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी स्थान पर जहां उसने आखिरी बार दुश्मन से सामना किया था, एक स्मारक बनाया गया, जसवंतगढ़, उन पहाड़ों के बीच जिन्होंने उसकी वीरता को देखा था। आज भी 6 दशकों से अधिक समय बाद वहां तैनात भारतीय सैनिक जसवंत को ऐसा मानते हैं जैसे वो अब भी जीवित हो। उसका बिस्तर हर सुबह लगाया जाता है, उसकी वर्दी रोज प्रेस की जाती है, उसके जूते चमकाए जाते हैं, उसका खाना दिन में 3 बार परोसा जाता है, मानो वो किसी भी क्षण अंदर आ जाएगा। बाबा जसवंत सिंह के नाम से आज भी पत्र आते हैं, सैनिकों से, नागरिकों से, उन लोगों से जिन्होंने उसे कभी देखा नहीं लेकिन उसकी आत्मा को महसूस किया है। जसवंतगढ़ के संतरी कहते हैं कि उसकी मौजूदगी आज भी महसूस की जा सकती है। रात के सन्नाटे में, उस हवा की फुसफुसाहट में जो घाटी से होकर गुजरती है, और उन पलों में जब भोर से पहले झंडा लहराता है और पहाड़ गर्व से खड़े रहते हैं। उनके लिए वो सिर्फ एक स्मृति नहीं, एक रक्षक है, एक ऐसा सैनिक जो अब भी अपने साथियों, अपनी चौकी और अपने देश की रक्षा कर रहा है। जो यात्री जसवंतगढ़ जाते हैं, वे अक्सर वहां एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसके चित्र के सामने अगरबत्तियां जलती है, फूल रखे होते हैं, और वहां की हवा में भक्ति और गर्व की मिलीजुली खुशबू रहती है। बाहर हवा उन पहाड़ियों के बीच उसके नाम की गूंज लेकर गुजरती है। कई लोगों के लिए जसवंत सिंह रावत सिर्फ एक नायक नहीं रहे, वे भारतीय सैनिक की आत्मा के प्रतीक बन गए, निर्भीक, समर्पित और अमर। उनकी कहानी सेना के शिविरों में, स्कूलों में, रेजिमेंट के मैस हॉलों में दोहराई जाती है। मृत्यु की महिमा के लिए नहीं, बल्कि उस कर्तव्य की महिमा के लिए जो सब कुछ मांगता है और बदले में केवल सम्मान देता है। कल्पना कीजिए उन 72 घंटों की मानसिक और शारीरिक यातना की। तापमान 0 से नीचे था, उनके घावों का कोई इलाज नहीं था, पेट खाली था, शरीर थकान से टूट चुका था। फिर भी उनका मन हार मानने से इनकार कर रहा था। भूख और थकान उनके लिए अप्रासंगिक हो गए, क्योंकि उनके सामने एक ही उद्देश्य था। हर क्षण जो वो टिके रहे, वो दूसरों के लिए एक अतिरिक्त सांस था, एक और पल की सुरक्षा थी। उनकी राइफल उनकी आवाज बन गई थी और गोलियां उनका संदेश। अंधेरे और मौत से घिरे होने के बावजूद उनका झंडे के प्रति विश्वास कभी नहीं डगमगाया। ऐसे लोगों को नायक कहना आसान है, लेकिन शब्द उनके अर्थ को पूरा नहीं कर सकते। वे बलिदान का साकार रूप है, ये याद दिलाने के लिए कि स्वतंत्रता मुफ्त नहीं होती। हर शांत सुबह के पीछे ऐसी रात होती है जिसे कुछ पुरुष अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित बनाते हैं। सालों से नुरानांग में कई सैनिक आए और गए। वे हर गश्त से पहले स्मारक को सलाम करते हैं, सोने से पहले एक प्रार्थना करते हैं,
और ये सोचकर ताकत पाते हैं कि कहीं ना कहीं आत्मा के रूप में जसवंत बाबा अब भी उनके साथ हैं। उनकी कहानी अब रेजिमेंट की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। नए रंगरूटों को सिखाई जाती है, कैंप फायर के आसपास दोहराई जाती है और हर बार याद की जाती है जब तिरंगा हवा में लहराता है। नुरानांग की लड़ाई 1962 के युद्ध में लड़ी गई कई लड़ाइयों में से एक थी, लेकिन ये याद रखी जाती है न जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि उस एक आदमी के साहस के लिए जिसने झुकने से इनकार कर दिया। ये कहानी उस सच्चाई की गवाही देती है जो सीमाओं और समय दोनों से परे है, कि जब किसी का इरादा अपनी मातृभूमि के प्रेम से प्रेरित हो तो वो इंसान तर्क, संख्या और यहां तक कि मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है। आज जब हम उन सैनिकों की बात करते हैं जो बिना भोजन या नींद के लड़ते हैं, तो हम अक्सर इसे एक रूपक की तरह सोचते हैं, लेकिन जसवंत सिंह के लिए ये वास्तविक था। 3 दिनों तक उन्होंने असंभव परिस्थितियों को सहा। वो ठंड जो हड्डियों को काटती थी, वो भूख जो पेट को मरोड़ती थी, वो थकान जो आंखों के आगे अंधेरा कर देती थी, और फिर भी वे लड़ते रहे, क्योंकि उनके लिए कर्तव्य सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो उनका श्वास था, धड़कन था, अस्तित्व था। गढ़वाल राइफल्स अपने इस शहीद साथी पर गर्व करती है। उनकी कहानी रेजिमेंट के इतिहास में अंकित है, वीरता के पाठ के रूप में सिखाई जाती है। जब नए सैनिक भर्ती होते हैं तो उन्हें कहा जाता है, जसवंत बाबा को याद रखना, वे अब भी पहरे पर है। और सच में जो सेवा करते हैं उनके दिलों में वो अब भी पहरा दे रहे हैं। वो सिर्फ उस पहाड़ी दर्रे पर नहीं, बल्कि साहस के विचार पर पहरा दे रहे हैं। दशकों बाद भी जसवंतगढ़ से होकर जाने वाली सड़क खतरनाक और घुमावदार है, बादलों और धुंध से भरी हुई। यात्री वहां रुकते हैं, बाध्यता से नहीं बल्कि सम्मान से। वे धीरे चलते हैं, उसकी तस्वीर को देखते हैं, सिर झुकाते हैं और भारी मन से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि वहां का मौसम अचानक बदल जाता है, मानो पहाड़ खुद उसकी मौजूदगी को पहचानता हो। कुछ कहते हैं कि उन्होंने स्मारक के पास एक परछाई को हिलते देखा है, जब वहां कोई नहीं था। शायद ये उन लोगों की कल्पना हो जो ये मानना चाहते हैं कि नायक कभी नहीं मरते, या शायद जैसा कई सैनिकों का विश्वास है, जसवंत बाबा सच में अब भी पहरा दे रहे हैं। ऐसी कहानियां किसी भी राष्ट्र की आत्मा का रक्त होती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि शक्ति हथियारों या संख्या में नहीं, बल्कि आस्था में होती है। नुरानांग की लड़ाई शायद 1962 के युद्ध की अनेक झड़पों में से एक थी, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि साहस परिस्थिति से भी बड़ा हो सकता है। और जब हम भारतीय सेना के उस मूल मंत्र की बात करते हैं, सेवा परमो धर्मः, अंतिम सांस तक कर्तव्य, तो ऐसे ही सैनिक हैं जो इस आदर्श को जीवंत करते हैं। उसका जीवन भले ही छोटा था, परंतु अग्नि की तरह चमकदार था, ये दिखाने के लिए कि नायकत्व युद्ध से जीवित लौटने में नहीं, बल्कि बिना भय के उसका सामना करने में है। हर दिन जब उन पहाड़ों पर सूरज ढलता है, उसकी किरणें उस स्मारक पर गिरती हैं जो उसके नाम से जाना जाता है। तिरंगा धीरे धीरे लहराता है और हवा में एक ऐसी निस्तब्धता होती है जो पवित्र लगती है। कहीं ना कहीं शायद एक युवा राइफलमैन की आत्मा अब भी सावधान मुद्रा में खड़ी है, उस घाटी की निगरानी करते हुए जिसे उसने अपने प्राणों से बचाया था। दुनिया तारीखें और युद्ध भूल सकती है, लेकिन ऐसी कहानियां कभी नहीं भूलती। ऐसी कहानियां जो आत्मा को झकझोर देती हैं, जो ये परिभाषित करती हैं कि इंसान होना, बहादुर होना और भारतीय होना क्या मायने रखता है। इसलिए जब हम उस एक सैनिक को याद करते हैं जिसने 72 घंटे तक बिना भोजन और बिना नींद के लड़ाई लड़ी, तो हमें याद रखना चाहिए कि वो केवल दुश्मन से नहीं लड़ रहा था,
वो मानव सहन शक्ति की सीमाओं से लड़ रहा था। वो साबित कर रहा था कि जब समर्पण शुद्ध होता है तो वो मृत्यु को भी पार कर जाता है। यही है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की विरासत। वो व्यक्ति जिसने अकेले लड़ाई लड़ी, जिसने कभी हार नहीं मानी और जो मृत्यु के बाद भी हिमालय की चोटियों पर पहरा दे रहा है। उसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, वो धड़कन है। वो भारतीय सैनिक की अनंत नब्ज है। और जब तक उन पहाड़ों पर तिरंगा लहराता रहेगा, जसवंत बाबा की ये गाथा कभी नहीं मिटेगी। क्योंकि वो कोई समय में खोया हुआ सैनिक नहीं, वो स्वयं समय है जो सदैव सलामी की मुद्रा में स्थिर खड़ा है। जय हिंद।